न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं मेरे न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सेना की तैनाती से राहत तेज, अमित शाह बोले कश्मीर जोड़ने में मुखर्जी का योगदान। मानिक शाह का जनसंपर्क, मुखर्जी को श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कंगना रनौत ने बताया सेना की तैनाती से राहत तेज। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदा के बीच सांसद कंगना रनौत ने जमीनी हालात का जायजा लिया और राहत कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए सेना को राहत कार्यों में लगाया। स्थानीय स्तर पर प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। कंगना ने बताया कि भले ही प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है, लेकिन उन्हें भी हिमाचल प्रदेश में हो रही घटनाओं की पूरी जानकारी है और केंद्र सरकार सतर्कता से काम कर रही है। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने इमीडिएटली, चाहे वो कितने आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन किए हों, आपने देखा है कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पे आज भी हम लोग करसोग से लेके इस एरिया से लेकर हर तरीके से जो है राशन हो गया या कंबल हो, इस तरह की चीज़ें आवंटित करना। उसके साथ ही हमारे जो जितनी भी हमारी जो पार्टी के नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, उनको लेकर एक टीम बनाई हुई है सब अफेक्टेड एरिया में, जिनके अपने चेयरमैन हैं, उनके अपने जो हैं सब मेंबर्स हैं। तो उस टीम के रहते हुए हम भी यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि चाहे प्रधानमंत्री जी बाहर के देशों के दौरे पे है, उनकी टीम को हमने पूरा तरह से इसके बारे में बताया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी त्रासदी हुई है, तो रिलीफ फंड दिया जाएगा। हम लोग जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेन काम होता है, हर एक के अपने अपने काम होते हैं, लोग लीडर्स के अपने काम होते हैं, एमएलएस के अपने काम होते हैं। जो एमपी का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि सेंटर से जो है वो फंड लाना और सेंटर तक अपनी बात पहुंचाना। तो वो काम जो है वो मैं पूरी सक्षमता से करूंगी और चाहे वो होम मिनिस्टर जी तक इस बात का, पूरी इस त्रासदी का वो देना या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना। और मुझे पूरी इस बात का विश्वास है कि वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हिमाचल को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। आपने फंड की बात की, पिछले साल भी जब ऐसा कुछ सिचुएशन आया था कुछ एरिया में, तो सेंट्रल ने स्टेट को फंड दिया था, जिसका फिलहाल कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। इस बार भी पिछले महीने सेंट्रल ने काफ़ी फंड दिया है, जो डिजास्टर फंड है। स्टेट से अभी तक काफ़ी लोगों तक चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाई हैं, बहुत जगह लोग पता है। क्या उस पर आपका एक्शन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब मैं इतना कहूँगी कि मैं यहाँ के बड़ा दिल दुखा है कि लोगों को इतना ज़्यादा जो है लोगों को त्रासदी हुई है, उनका इतना नुकसान हो गया है। तो अब कोई हम लोग किसी पे छींटे फेंकने की बात यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन जो फंड देंगे वो उसका ब्यौरा भी लेंगे। आप देखिए, ये बात पक्की है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब मंडी में आए थे कैंपेन करने के लिए भी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो एक एक पैसा लोगों के लिए दिया है, मुझे उसका पूरा हिसाब किताब चाहिए। तो वो तो खैर वो उनके करने की बात है। हमारे जो करने की बात है वो यही है कि हम मांग करें कि और रिलीफ फंड दें, और बाकी मुख्यमंत्री जी की खुद उनकी अंतरात्मा में होनी चाहिए वो बात कि भाई हाँ, लोगों का पैसा है, लोग इतने उसमें हैं। पिछली बार भी हज़ारों करोड़ रुपए कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अब की बार भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना और वहाँ से उन्हें आवेदन करना कि यहाँ तक रिलीफ, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। कल पीडब्ल्यू मिनिस्टर आए थे, उन्होंने विजिट किया आफ्टर 5 डेज। सीएम का अभी तक कुछ भी नहीं है, क्या लग रहा है आपको कि आएंगे या कोई ऐसी बात है कि कब तक उनका आने का है, कोई ऐसी चीज? देख, वो लोग सिर्फ मीडिया बाइट ही कर रहे हैं, तो फिलहाल पहुंचे। जी, तो खैर जो ये डिज़ास्टर रिलीफ हो गया या डिज़ास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिज़ास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है।
बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं अपनी सांत्वना लेके। हम भी हिमाचली, हम भी पहाड़ी हैं, लेकिन जिनका ये काम है वो अपना मुंह दिखाते नहीं हैं, मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं। अब सेंटर से पैसा आता है तो मेरे राहत कोष में तो मतलब मेरे पास तो ऐसा कोई फंड है नहीं डिजास्टर जो मेरे पास आएगा। आएगा तो वो केंद्र इनके पास ही, राज्य सरकार के पास आएगा, हमारे पास और जयराम जी के पास तो आएगा नहीं। अब देना उन्हीं को है, लेकिन हम फिर भी जो है अपना काम हम पूरा करेंगे। एक हमारी जो हैसियत है, हमारा जो हमारा वी आर वेरी स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए तो। आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरीके के कानून लागू करने में यस हमारी कोई कैपेसिटी होती है, लेकिन स्टेट में ऑपरेशंस में हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो कहूँगी पंचायत जितनी भी नहीं है एमपीज की, तो फिर भी हम पहुंचते हैं, कोशिश करेंगे। जिनका काम है वो लापता हैं, वो चाहते हैं कि कंगना आके कर जाती तो अच्छा था, या तो कंगना यहीं पर रह के मुख्यमंत्री के काम करती तो भी अच्छा था, पीडब्ल्यूडी के भी कर जाती तो भी अच्छा था। तो खैर उनको क्या कहें, अब हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है कि मैं सेंटर से यहाँ पैसा लाऊं, उसका मैं वहाँ पे जरूर बहुत ज़्यादा लेटर्स भी भेजूंगी और मिलने की भी मांग करूंगी। धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर अमित शाह का संबोधन। गुजरात के आनंद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंघर्ष में संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उनकी 125वीं जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि अगर डॉक्टर मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर आज भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं होता। उन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलते का नारा देते हुए कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया। गृह मंत्री ने बताया कि जिस पार्टी को डॉक्टर मुखर्जी ने सिर्फ 10 लोगों के साथ शुरू किया, वे आज 12 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। अमित शाह ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद का ऐतिहासिक योगदान रहा है। मित्रों, आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे श्यामा प्रसाद जी आज जन्म देशभक्त नेता थे। इन्होंने आजादी के पूर्व से ही देश की अनेक प्रकार की समस्याओं को न केवल वाचा देने का काम किया, इसके निवारण के लोगों को संगठित भी किया और निवारण के उपाय भी सुझाए। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही है, वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। वो ही एक नेता था जिसने देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। परंतु इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, तो उसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। उन्होंने दूरदृष्टि के साथ पूरे बंगाल के अंदर एक आंदोलन चलाया और जिस बंग को लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको रोकने के लिए पूरा देश एकत्रित हुआ था। वो ही बंगाल का विभाजन हुआ और पश्चिम बंगाल बनकर वो आज भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपलब्धि है। उन्होंने ही तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर भारत की मिट्टी, भारत के संस्कार और भारत के हित को समर्पित भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वो आज
उनकी बनाई हुई 10 सदस्यों के साथ बनाई हुई पार्टी 12 करोड़ सदस्यों के साथ संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। मैं इस अवसर पर देश के महान नेता, जन्मजात देशभक्त और दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। और ये श्रद्धांजलि भी एक करमसद आनंद की भूमि पर दे रहे हैं। ये भूमि सरदार पटेल की कर्म भूमि रही। ये भूमि मणिबेन की भी जन्मभूमि कर्म भूमि रही। जिनके नाम पर गुजरात की विधानसभा बनी, वो विठल भाई पटेल की भी एक जन्मभूमि कर्मभूमि रही। और त्रिभुवन काका जिन्होंने डेयरी आंदोलन शुरू किया, उनकी भी जन्मभूमि कर्मभूमि ये। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद जनता से भी जुड़े। सीएम मानिक साहा ने कहा कि वे घर घर जाके एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसकी ताकत पर्चे बांटे जा रहे हैं। इस पर्चों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 11 वर्षों की कार्यकाल में किए गए सभी कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख भी है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी जनता तक सीधे पहुंचने का प्रयास है, ताकि लोग समझ सके कि कैसे केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। हमारा एक प्रोग्राम है, पार्टी की तरफ से प्रोग्राम है, यहाँ पर हर बूथ में जाना चाहिए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल के उनके राज में क्या क्या किया है पूरा देश के लिए, और जो गुड गवर्नेंस का जहाँ तक सवाल है, और जहाँ पर आपका देश का डिफेंस के लिए जो जो चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और जितना आपका यहाँ पर गरीब हो, युवा हो, महिला हो, और सबके लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, उसका एक लीफलेट हम लोग बनाया। और ये लीफलेट सबका घर घर आज जा रहे हैं, हम हर बूथ में सभी लोग जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा विधानसभा है, तो हर बूथ में मैं जा रहा हूँ। और क्या किया माननीय प्रधानमंत्री जी किया है देश के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास का जो एक उदाहरण इस लीफलेट में हम लोग लिख के ले आए, और सबका घर में दे रहा हूँ, ताकि इनको और जानकारी मिले और ये पढ़े, और पढ़ने के बाद दूसरे को भी बताए। और जहाँ आज आप जानते हैं हमारे जो भारत के श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है, और इसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और हम जानते हैं जिस तरह बंगाल को उन्होंने पाकिस्तान के हाथ से बाहर लेके हिंदू बंगाली के लिए जो एक स्थान उन्होंने वेस्ट बंगाल में दिया, ये सब जानता है। और सब जानते हैं 370 और 35A जो एक कानून बनाया था, और ये जवाहरलाल नेहरू और लिकायत का जो वहाँ पर अकॉर्ड हुआ था, उसको देखते हुए वो मिनिस्ट्री में रहते हुए भी वो निकाल के आ गए। और इसके विरुद्ध में उन्होंने एक ही देश में कैसे परमिट लेके एक ही देश में कैसे जा सकते जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ जाके जम्मू में जैसे गए उनको अरेस्ट किया गया है। और सब जानते हैं किस तरह उनका बलिदान हुआ है। तो इनका बारे में सबको जानना चाहिए। मैं खास करके जिस तरह उन्होंने देश के लिए काम किया है, और आज उनका जन्मदिन है, मैं सबको बधाई देना। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरएसएस बीजेपी को दी सीधी चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को बीजेपी और आरएसएस को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि वे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सेटलिस्ट शब्दों को हटाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये शब्द भारत की आत्मा है और इन्हें मिटाने की कोई भी कोशिश संविधान की मूल्य भावना में के खिलाफ होगी।
तेलंगाना में सामाजिक न्याय समराभेरी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने केंद्र की विदेश नीति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की दोषपूर्ण विदेश नीति के चलते भारत के चारों ओर दुश्मन खड़े हो गए हैं। आप सब लोगों के चाहते श्री रेवंत रेड्डी जी और आपके तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश गौड़ा जी, भट्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमाकर जी, मंच पर बैठे हुए सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीज, चेयरमैन और सभी मेरे कांग्रेस के भाइयों बहनों और यहाँ पर पधारे हुए मेरे युवा मित्रों, कांग्रेस के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी, डीसीसी, ये सभी जो कार्यकर्ता तेलंगाना से कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने बहुत मजबूती के साथ तेलंगाना में काम किया और आज कांग्रेस की गवर्नमेंट तेलंगाना में आई है। उसका सब श्रेय, सब क्रेडिट हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है। इसीलिए मैं आपका सब शुक्रगुजार हूं। भाइयों, ये आसान नहीं, किसी एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट जिनके पास खूब पैसा था और हर तरीके से वो मजबूत थे, उनको हिलाकर अगर कांग्रेस के लोग हमारे रेवंत रेड्डी जी और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, इन्होंने जो हमारे पार्टी को मजबूत दिलाई है, ये बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की हो गई है। लोग तो ये कहते थे भाई केसीआर को छोड़ के कोई पार्टी यहां नहीं आएगी, और ये भी चंद लोग कहते थे कि बीजेपी सेंटर में है, इसीलिए यहां पर भी मजबूती के साथ वो लड़के कांग्रेस पार्टी को तो आने नहीं देगी और बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों ने दिखाया, सबको हराकर कांग्रेस पार्टी को जिताया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ये जो महान जनता आप लोग 2023 में वोट देकर ये बहुत बड़ा एहसान गरीबों के ऊपर किया है, किसान पे किया है, युवाओं पे किया है, महिलाओं पे किया है, ये सबको रिलीफ मिला, वो कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही मिला। इसीलिए ये बहुत बड़ी जीत है और इस जीत के साथ काम भी यहां पर बहुत हो रहे हैं।
यहां पर आए हुए ग्राम समिति के अध्यक्षों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, इनकी तो मैं तारीफ करता हूं। आप कांग्रेस की आत्मा है, हमारी ताकत है, और आपके वजह से हम सब यहां जो बैठे हैं वो सब आपके वजह से है। इसीलिए ये पूरा श्रेय, क्रेडिट आपको देना चाहता हूं। भाइयों, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली से बाहर मेरा ये पहला प्रोग्राम नवंबर 2022 को हैदराबाद में राहुल जी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर हुआ था। तभी आपका जोश और हौसला देखकर मैंने समझ लिया था तेलंगाना में हमारी सरकार जरूर आएगी, जरूर आएगी, ये मैंने महसूस किया। यहां कांग्रेस पार्टी 1952 से लेकर लगातार हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी बहुत पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाई। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 इंस्टीट्यूशंस यहां पर है, वो किसी मोदी ने नहीं बनाया। BHEL हो, BEL हो, बड़े बड़े जो कारखाने यहां पर है, फार्मास्यूटिक है, ये सब किसने बनाया? ये सब कांग्रेस की देन है। मोदी जी ने क्या दिया? मोदी जी बोले मैं 15-15 लाख दूंगा, दिया 15 लाख। उन्होंने बोला मैं 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, दिया उन्होंने। किसानों को बोला कि मैं दाम दुप्पट MSP दूंगा, दिया उसने। तो मोदी जी सच बोलते हैं क्या झूठ बोलते हैं? आप बोलिए, क्या बोलते हैं? मोदी जी झूठ बोलते ना। और उनके दोस्त बोलो, उनके चेले बोलो, शाह साहब वो बोलते हैं ये तो इलेक्शन में बोले सो जुमले हैं। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाएंगे आप? लोगों को आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलकर पावर में आते हो। तो इसलिए आपको जो हुआ वो हुआ, कम से कम आगे होशियार रहो। तुम होशियार है, लेकिन इसको कायम रखो और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बनाने की कोशिश करो। भाइयों, तेलंगाना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हर क्षेत्र में काम कर रहा है। हमने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी। महिलाओं को मुफ्त सेवा मिला है क्या? नहीं, बस दे रहे ही नहीं। ये किनकी देन है? अरे किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फ्री बिजली किसने दिया? भोजन का अधिकार किसने दिया? और जो PDS के माध्यम से अच्छा चावल जो हमारे रेवंत रेड्डी जी और उनकी कैबिनेट दे रही है, अच्छा चावल जो दे रही है, गरीब पेट भर के खा रहे हैं, कहीं बेच रही नहीं। पहले यहां की सरकार बाजार में बेचने की चावल लाती थी। अब कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार
खाने का चावल दे रहा है। लोग अब खा रहे हैं, बेच रहे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक साधन है। दूसरी चीज, जो रैयत भरोसा कार्यक्रम किसानों को मदद करने के लिए 15 एकड़ तक कम से कम 70 लाख किसानों के खाते में 8,265 करोड़ रुपए गए। इतना मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि इधर से आवाज नहीं आया। अरे इतना पैसा लिए 8,265 करोड़। कल कोई बोल रहे थे 9,000 करोड़। इतना पैसा कांग्रेस पार्टी दी, चंद दिनों में दी। और हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया? अरे भाई, हमने तो यही किया, गरीबों को खाना दिया, स्कूल का दिया, और जो कुछ हमने कहा वो करके दिखाया। तुम जो बाकी के लोग झूठ बोल बोल कर वोट लेते थे, हम लोग काम करके वोट ले रहे हैं, मेहनत करके आपको पूछ रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस जो बोलती है वो काम करती है। उसी के साथ तेलंगाना में अब 4.5 लाख ये जो गिग वर्कर है, गरीब लोग हैं, सड़क पे सामान बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी कानून ला रहे हैं। और वो कानून तैयार हो गया। तैयार होकर हर गरीब को, हर रोड पे बेचने वाले को, हर जगह काम करने वाले को, या लेबर का काम करने, उन सबको कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी चंद दिनों में देने वाली है, ये मैं आपको कहता हूं। और उसी ढंग से राहुल गांधी जी एक बात कहे थे कि तेलंगाना में रोहित वेमुला जो जाति पर भेदभाव हुआ था और उसके वजह से एजुकेशन में बहुत बड़ा एक मायूसी आ गई थी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, कहां पर भी हमारी गवर्नमेंट है, वहां पर रोहित वेमुला के एक नाम से कानून बनाकर हमारे युवाओं को हम मदद करेंगे। यह है गरीबों की काम करने, गरीबों के बारे में सोचने की। और दूसरा, ये जो तेलंगाना सोशल एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हो रहा है, ये जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो कास्ट सर्वे हो रहा है, वो हिंदुस्तान में अगर कहां हो रहा है सबसे पहले वो तेलंगाना में हो रहा है। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए और उनको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सोशल जस्टिस के लिए ये काम चल रहा है। और इसकी राहुल गांधी जी ने भी खूब तारीफ की है, हम भी करते हैं कि एक एग्जाम्पल है तेलंगाना जो किया है, इसका एक नमूना मॉडल थ्रू आउट कंट्री यही लोग करना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे। भाइयों, दूसरी बात, हमारे जो जानकार हैं और आज वो भी ये भी कहते हैं, भाई ये बैकवर्ड क्लासेस को तो ये रिजर्वेशन दिलाना चाहते हैं,
लेकिन 42% कहां से लाएंगे और इसको क्या मंजूरी मिलेगी? लेकिन भाइयों, मैं आपको एक अहम दावे के साथ कहना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लास के लिए तुमको रिजर्वेशन दिलाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह आपके लिए है, आपके लिए पार्टी काम कर रही है, आपके लिए सरकार काम कर रही है। इसीलिए आप हमारा साथ दो, मजबूती दो, सरकार को मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, तभी हमको सब कुछ मिलेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे और ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा, हम सबको भी होगा। और पहले तो आपको मालूम है पहले की सरकार कैसी थी, ये कितना करप्शन था, ये सबको मालूम है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट आने के बाद काम करने का सोचा है। मोदी जी तो हमेशा अपनी मन की बात बोलते हैं, अरे हम तो हमारी दिल की बात बोलते हैं, लोगों को काम की बात बोलते हैं और काम करके हमने दिखाया है और आगे भी वो काम करते दिखाएंगे। 11 साल में मोदी जी ने देश के आर्थिक स्थिति को बर्बाद किया और देश में कानून को खत्म किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सबक सिखाएगी। और हम ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, अगर केंद्र में सत्ता आई तो देश का नक्शा बदलेगा। लेकिन मोदी हमेशा यही कहते हैं, मैंने वो किया, ये किया, क्या किया भाई? हैदराबाद में ऐसी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली को 1700 करोड़ का फंड लेकिन नहीं हुआ खर्च, जेपी नड्डा का बयान। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत दिल्ली सरकार पर फंड न खर्च करने को लेकर सवाल उठाए। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र ने 2021 से फरवरी 2025 तक के लिए दिल्ली को 1700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन इस राशि का एक भी पैसा अब तक खर्च नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इस जनकल्याणकारी फंड के उपयोगों की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कंधों पर है। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे, 1700 करोड़। 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं, लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता। बीस तारीख को आपने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया।
लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो 5 लाख रुपए, गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं ना। मेरी नाक आगे आती है। ऐसा अहम गरीबों के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया। लेकिन आपने 20 तारीख को लोटा सीधा किया। तो मोदी जी ने आपको इसके साथ साथ सूद सहित वापस दिया। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी आय का, आमदनी का, जो भी व्यक्ति होगा, 70 साल से तय जिंदगी अंतिम सांस तक उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं ताकि लूट सके, जनसुराज नेता का आरोप। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कोविड के समय हुए सबसे बड़े नुकसान का जिम्मेदार ठहराया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जब भी राज्य में सरकार बनती है, मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी सौंप दी जाती है ताकि वे लूट कर सके। उन्होंने साफ कहा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा विवाद को लेकर उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जायसवाल पर भूमि और शराब माफियाओं से संबंध रखने के गंभीर आरोप है। भाई वो मामला इस राज्य में मंगल काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का है। वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है। वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है, जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं कि ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है ताकि लूट खसोट। और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो ताकि हर 6 महीना पर जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेई मेहरबा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी मामला दिलीप जायसवाल का है क्योंकि भाई साहब यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है। मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है। हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? उस पर क्या करोगे ये बताओ। कल यहाँ एक हत्या हुई है ना 2 दिन पहले, पूरे बिहार में चर्चा है। खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के डिप्टी सीएम ने, कि हम लोग अपराधियों को घर में घुस कर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब इनको न्याय नहीं करना, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना है। इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे। कोई मानेगा? ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जयपुर में कांग्रेस का नया प्रदेश मुख्यालय निर्माणाधीन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी को जल्द ही मिलेगा एक नया और अत्याधुनिक प्रदेश मुख्यालय। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह ने जानकारी दी कि नया कार्यालय 2 बेसमेंट और 3 मंजिलों सहित कुल 5 मंजिला होगा, जिसमें मुख्य कांग्रेस टीम के अलावा संगठन के अन्य विभागों के लिए भी पर्याप्त स्थान रहेगा। बताया कि पुराने कार्यालय की स्थिति शहर के अधिकतर भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में होने के कारण वहां कामकाज में अक्सर बाधा आती थी। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत किया गया है। लगभग 6000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है और AICC इसके लिए धन भी स्वीकृत हुआ है। आदरणीय खड़गे साहब को राहुल गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां आकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी और सब लोगों ने मेहनत करके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भवन था इसके लिए प्रयास किए, जमीन अलॉट कराई और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने आकर के यहाँ शिलान्यास किया। उसके बाद में हमारे चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, तो काम शुरू करने में थोड़ा समय जरूर लग गया। हालांकि जो हमें परमिशन है वो 7 साल तक काम शुरू करने की थी, लेकिन पहले ही शुरू कर लिया। और आज आदरणीय अशोक गहलोत जी, रंधावा साहब, हमारे CP जोशी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और रामलाल जाट जी, धारीवाल साहब, हमारे दोनों सह प्रभारी, हमारे रामकेश जी, रफीक जी, तमाम रोहित बोरा जी, उमेदाराम जी, भजन लाल जी, BD कल्ला जी, सब लोग सारे के सारे जो हमारे प्रमुख नेतागण हैं उनके सामने ये शिलान्यास पूजा का कार्यक्रम हुआ और आज से कार्य शुरू हुआ है। ये टोटल 2 बेसमेंट और 3 मंजिल यानी 5 मंजिल का भवन होगा और इसमें हमारे मेन कांग्रेस प्लस अग्रिम संगठन वगैरह के सबके ऑफिसेज होंगे और यहीं से पूरी कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि जो भवन पहले का हमारा भवन है वो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है शहर में, तो वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी और ये भवन 6000 वर्ग मीटर जमीन हमारी सरकार के समय अशोक गहलोत जी ने, धारीवाल जी ने, इन्होंने सबने अलॉट कराई और AICC से हमें फंडिंग कराई गहलोत साहब ने और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमने परमिशन लेकर के ये भवन का काम अब हम चालू कर रहे हैं। 12 महीने में हम सिविल कंस्ट्रक्शन करेंगे और 6-8 महीने हमें उसमें पूरे में लगेंगे, यानी 1.5 और 2 साल के अंदर अंदर हम पूरी तरीके से इस भवन को तैयार कर देंगे और उसके बाद में यहीं से कांग्रेस चलेगी। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जैसे उत्साह देखने को मिल रहा है कि जब भवन की एक बैठक हुई थी तो सब लोगों ने आगे बढ़ करके मदद करने के लिए, भवन के लिए देने के लिए। हमारा डिजिटल खाता है, ऑनलाइन पेमेंट है, एक भी पैसा नगद का कोई सिस्टम नहीं है। पूरा का पूरा जो भी कोई डोनेट करेगा वो AICC को जाएगा और AICC हमको देगी और हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को कराएंगे। ये इस तरीके की व्यवस्था की गई है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी। कितनी लागत इसमें? आप जो भी आएगी, लेकिन अभी जो सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें लगभग 1200 रुपये स्क्वायर फीट का जो हमने जो टेंडर किया है, ठेका किया है, तो उस हिसाब से ये आई है। इसके लिए एक 21 आदमियों की कमेटी हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाई है, जिसमें गहलोत साहब भी हैं, पायलट साहब भी हैं, ये भी CP जोशी जी भी हैं, रामलाल जी भी हैं, धारीवाल जी भी हैं, रोहित बोरा जी भी हैं, रफीक जी भी हैं। सारे लोग प्रमुख लोग हैं जो इसको देखेंगे, इसको और एक्सटेंड ये कर सकते हैं। पूरा का पूरा कार्य इस भवन का ये कमेटी देखेगी और ये कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो अपने आप में सक्षम होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की देखरेख में ये भवन बन रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा भवन बनेगा। और इसके साथ आज की पूजा के दिन हमने संकल्प लिया है कि सभी जिलों में हम प्रयास करेंगे एक भवन बने। तो CP जोशी जी ने तय किया कि राजसमंद जिले में जिला के कार्यकर्ता जल्दी ही दीपावली के बाद में भवन का शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। रामलाल जी वगैरह जो भीलवाड़ा में भी ये भवन का निर्माण का कार्य चालू करेंगे। गंगानगर में भी हमारी जमीन है, वहाँ भी हम भवन का कार्य चालू करेंगे। तो ये साल
राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा संगठन का साल है, संगठन के सशक्तिकरण का है, तो पदाधिकारियों के साथ साथ पदाधिकारियों के बैठने के लिए, मीटिंग के लिए भवनों की व्यवस्था कैसे हो, इस दिशा में भी इस पूरी साल में हम लोग काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम रेखा गुप्ता बोली, अस्पतालों की दशा सुधारने की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी के सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगभग 1400 स्थानीय नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। विज्ञान भवन आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि ये पहली बार है जब इस वर्ष को अंतराल के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस स्तर पर स्थानीय नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली की सरकार अस्पताल अव्यवस्थित ढंग से काम कर रही थे, लेकिन अब उसकी सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए निर्यात कदम उठाए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि वर्षों बाद दिल्ली सरकार के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरामेडिकल स्टाफ। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। किसी भी तरह की कोई कमी ना दवाई की, ना डॉक्टर की, ना स्टाफ की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे अस्पतालों में रहे, यही हमारा प्रयास है। दिल की गहराई से पूरे हेल्थ विभाग को, हेल्थ मिनिस्ट्री को और हेल्थ मिनिस्टर को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नए अपॉइंटीज को भी मेरी ओर से बधाई और सब लोग मिलकर के दिल्ली की जनता की सेवा करें, यही हमारा निवेदन है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। रंधावा राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजाद करने से लेकर उसे एकजुट रखने तक हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभाई है। रंधावा ने कहा, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी, जेल गए और अंग्रेजों को देश से भगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को ये एहसास ही नहीं है कि कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितना योगदान दिया है। एलओपी इन सभी की मेहनत ने जो काम किया है और जो कर रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हम परसों उदयपुर में थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपना भवन बना रहे हैं। जोशी साहब ने भी कहा, भीलवाड़ा में भी हमारा बन रहा है, इनके अलवर में भी। और ऐसा काम जो बिल्कुल जो इन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने वो किया है जो देश को जोड़ने का काम, देश को आज़ादी दिलवाने का काम और देशभक्ति का काम और एकता और अखंडता का काम कांग्रेस ने किया है। मेरे ख्याल में बीजेपी को ये नहीं मालूम कि कांग्रेस ने जो देश की आज़ादी के लिए काम किया, हम कह सकते हैं कांग्रेस वाले कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जेल गए और अंग्रेजों को जान से भगाया। तो बीजेपी को ये कहना, कांग्रेस किसी को हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमारे खून में देशभक्ति है और ये देशभक्ति चलती रहेगी और कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में पैरामेडिकल स्टाफ को मिला नियुक्ति पत्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस दिल्ली सरकार के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। रेखा गुप्ता ने कहा कि सालों तक पिछली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को कोई स्थानीय नौकरियां नहीं दी, लेकिन आज
कई वर्षों बाद लगभग 1400 नर्सों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये कदम दिल्ली में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाएगा। उनका उद्देश्य ये है कि दिल्ली के किसी भी अस्पताल में स्टाफ, दवाइयां या सुविधाओं की कोई कमी न हो। साथियों, वर्षों से दिल्ली सरकार ने एक भी परमानेंट जॉब किसी भी विभाग में दी नहीं है। वर्षों बाद आज दिल्ली सरकार के इतिहास में ये दिन नोट किया जाएगा जहां पर इकट्ठे लगभग ये 1400 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। हमने हर एक हॉस्पिटल पे एक एमएस आते ही लगाया। इससे पहले 4 हॉस्पिटल्स में एक एमएस था। हमने डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सारी तैयारियां कर दी है। मैं यही कहना चाहती हूं कि ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में दिल्ली की जनता के लाभ के लिए हर एक काम करेगी, हर एक सेक्टर में करेगी। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे वो सारी सुविधाएं जनता को दी जाएंगी जिस पे उनका हक है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनोज झा ने भाषा विवाद पर धार्मिक तनाव पर चिंता जताई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने हाल ही में भाषा विवाद, धार्मिक मामलों पर बढ़ते तनाव और लंचिंग जैसे घटनाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये समस्याएं तेजी से बढ़ रही है और इसे गंभीरता से लेना होगा। झा ने जोर देकर कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में निहित है। हमारी कई भाषाएं हैं, सांस्कृतिक हमारी पहचान है और इन्हें समझाना और सम्मान देना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं तो इस मामले में देश की बहुत सारी और चीजों से चिंतित भी हूँ। भाषा विवाद उनमें से एक, धर्म के नाम पर विवाद। भाई तुम कौन हो, क्या बेच रहे हो, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, पसंद नहीं आया लिंच कर दो। तुम ये पहनो वो ना पहनो, तुम ये क्यों खा रहे हो भाई, मैं तुमको पीटूंगा और मॉब लिंचिंग कर दो। तो ये पूरे देश में अलग अलग विषयों में चल रहा है। भाषा के सवाल पर या धर्म के सवाल पर जब तक इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं होगी कि भारत एक बहुलवादी देश है, बहुलता हमारी पहचान है, हमारी कमजोरी नहीं है। भाषाएं अनेक हैं, ये हमारी पहचान है, कमजोरी नहीं है। और भाषाओं के बीच में वैमनस्यता नहीं होती, बहनापा का रिश्ता होता है। और जो कोई लोग सत्ता पक्ष या विपक्ष जो भी है, अगर इस रिश्ते को नहीं समझते हैं तो वो अपनी भाषा से भी प्रेम नहीं करते। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर के लोगों के आतंकवाद के खिलाफ समर्थन की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने श्रीनगर में कहा कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। गोयल ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर उनके मुद्दों पर भी चर्चा की और आश्वासन दिया कि सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश करेगी। साथ ही 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में उन्होंने दलाई लामा की प्रशंसा की और तिब्बत के लोगों के साथ हुए अन्याय का समाधान जल्द होने की उम्मीद जताई। कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर की सरकार ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन किया, जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ पूरे कश्मीर की जनता खड़ी हुई और मुंह तोड़ एक जवाब आतंकवादियों को और उनको पनाह देने वाले देश को दिया, पाकिस्तान को दिया। हम ऋणी हैं कश्मीर के लोगों के और मुझे पूरा विश्वास है सब मिलकर आतंकवाद को जड़ों से समाप्त करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की एकता और अखंडता के लिए पूरा भारत एकजुट होकर, जिस प्रकार से हमने नक्सलवाद को 2026 तक समाप्त करने का निर्णय लिया और उस पर कार्रवाई हो रही है, वैसे ही आतंकवाद को भी हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे।
सर उद्योग कैसे बढ़े इसके लिए आपने बहुत सारे लोगों से मुलाकात आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है। मेरे कई शिष्टमंडलों से भी बात हुई, अच्छे अच्छे सुझाव मिले और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इनके सभी विषयों के ऊपर ध्यान भी दे रही है। आगे चल के इसका समाधान भी करेगी और यहाँ के उद्योग, यहाँ के व्यापार को और तेजी से आगे बढ़ने के लिए जैसे 28,000 करोड़ की स्कीम मोदी सरकार लाई थी, ऐसे ही अलग अलग माध्यम से हम यहाँ के व्यापार और उद्योग को आगे चल के और बढ़ावा देंगे। दलाई लामा के जो चीन का मामला था उनको लेकर के भारत ने साफ कह दिया कि हम उनके साथ हैं, दलाई लामा के साथ। हिज होलीनेस दलाई लामा का 90वां जन्म दिवस है। मैं उनका नमन करता हूँ। पूरे देश के 140 करोड़ लोग उनका आदर सम्मान करते हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको दीर्घायु दे और जो तिब्बत के हमारे भाई बहनों के साथ अन्याय हुआ है उसका अवश्य समाधान आगे चल के होना चाहिए, ये हम सबकी इच्छा है। सर यहाँ जो लोकल सरकार है उसके साथ केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है और आगे बढ़ेगी। जो बीच में विवाद था कि केंद्र सरकार पर बार बार आरोप लगाया जाता था यहाँ से कि सरकार केंद्र सरकार, राजनीति अपनी जगह है, विकास अपनी जगह और विकास के लिए हम सब तत्पर हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुभेंदु अधिकारी ने कटवा बम विस्फोट पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कटवा में हुए बम विस्फोट को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है तब तक ऐसे बम विस्फोट होते रहेंगे। अधिकारी का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और ममता बनर्जी सरकार के इस नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुई है। ममता बनर्जी जितना दिन चीफ मिनिस्टर रहेगी इस तरीके से बम धमाका होते ही रहेगी। 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है, जमीन नहीं दिया है बीएसएफ को, इसलिए बंगाल में पूरा जमात, हिफाजत, राजाकार जितना भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है सब इधर आ रहा है, जा रहा है। इसलिए ये तो कुछ दिन पहले जावेद मुंशी को अरेस्ट किया कश्मीर एसटीएफ ने कैनिंग से। जावेद मुंशी तो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बड़ा धमाका करने वाला आदमी है, आरडीएक्स तैयार करने का वाला आदमी है। 80,000 जिलोटिन स्टिक रिकवर्ड बाय द एनआईए इन मोहम्मद बाजार इन बीरभूम। वो एनआईए इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। बंगाल का हालत बहुत खराब है, इसलिए खराब है तुष्टीकरण का राजनीति और वोट बैंक का राजनीति के लिए बंगाल का। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में दलाई लामा की 90वीं जयंती पर सीएम धामी हुए शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के क्लेमेंट टाउन स्थित TNMS स्कूल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम 14वें दलाई लामा की 90वीं जयंती उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर दलाई लामा के शांतिपूर्ण और कल्याणम विचारों की सराहना करते हुए उन्हें मानवता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि दलाई लामा केवल एक आध्यात्मिक नेता नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सह अस्तित्व के रूप में दूत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना यूबीटी और मनसे की रैली पर आशीष शेलार का तंज। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता आशीष शेलार ने मुंबई में आयोजित शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना मनसे की संयुक्त रैली पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है कि दोनों भाई एक साथ आए, चाहे चुनाव साथ लड़े या ना, ये उनका फैसला है। लेकिन जहां तक भाषाओं का सवाल है, एक अधूरा था और दूसरा पूरी तरह अप्रासंगिक। शेलार ने कहा कि राज ठाकरे ने मराठी भाषा पर चर्चा की लेकिन मुद्दे को विस्तार से नहीं रखा। वहीं उद्धव ठाकरे का भाषण उन्होंने खाली वाहवाही बटोरने की कोशिश की करार दिया। मंत्री का आरोप था कि उद्धव ठाकरे ने भाषा में केवल अपनी सरकार गिरने की बात दोहराई और उनमें कोई ठोस बात नहीं थी। दो भाई इकट्ठा है, बहुत अच्छी बात है। दो परिवार इकट्ठा रहना चाहते हैं, ये तो खुशी की बात है। हम कुटुंब व्यवस्था इसको मानने वाले हिंदुत्ववादी विचारों के लोग हैं और इसके लिए दोनों भाई साथ में आना ये बहुत अच्छी बात है। दोनों परिवार इकट्ठा रहना ये तो खुशी की बात है। ये रही उनके परिवार पर दी हुई प्रतिक्रिया।
अब दो दल इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये उनका अधिकार है। उस दो दलों को उसका अधिकार है, वो उसका निर्णय जो चाहे करे, उसमें हमें आज कुछ नहीं कहना है। जहां तक कल के कार्यक्रम की बात, तो उसमें एक का भाषण अपूर्ण और दूसरे का भाषण अप्रासंगिक। राज ठाकरे इन्होंने दिए हुए दाखले, वक्तव्य और जो चीजें बताई वो संपूर्ण नहीं, वो विपर्यास, खुद का नैरेटिव करने के लिए अपूर्ण इस पद्धति से। अच्छी बात तो ये रही कि वो मराठी तक बात किया उन्होंने, वो अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण बात उन्होंने नहीं की। उद्धव जी का भाषण यह अप्रासंगिक, जिसको हम कहते हैं सिमिली, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर ब्राउनी पॉइंट जमा किए, इस प्रकार का आनंद दिखाना। मराठी भाषा विषय कुछ नहीं, उनके पूरे भाषण में मेरी सरकार चली गई इसका रोना था, तो वो प्रासंगिक था। और इसके लिए हमारे कोकण में, महाराष्ट्र में जब भी कोई बड़ा त्योहार या उत्सव गांव में मनाना होता है, तो उसके पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में रहने वाले लोग, जिनको हम चाकरमणी कहते हैं, वो भाऊबंद की बैठक लेते, भावकी। वो भावकी की कल की मीटिंग थी, इसमें ना भाषा का विषय था, ना महाराष्ट्र को कोई संबोधन था। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच